अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली हम साइकोलॉजी की एक मेजर फील्ड पे बात कर रहे हैं जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से उनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेकंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, थर्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फोर्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फिफ्थ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये 5 डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट प्लान को भी डिटेल में डिस्कस किया है। करंटली हम मोटर डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। मोटर डिसऑर्डर्स में इंडिविजुअल या बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स की वर्किंग डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से हम इसमें बच्चे की जो मोटर स्किल्स होती हैं उन पे काम करते हैं। मोटर डिसऑर्डर्स को फर्दर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड टिक डिसऑर्डर में डिवाइड किया गया है। लास्ट वीडियो में हम इनका मेजर डिफरेंस भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन ईच डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पे हमने डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर स्टार्ट किया है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर को मैनेज कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा ना तो किसी स्किल को परफॉर्म कर सकता है और ना ही उसको गेन कर सकता है, लर्न कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेली लिविंग एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल, ना तो वो नाइफ़ का यूज़ कर पाता है, फ़ोर्क का यूज़ नहीं कर पाता, स्पून नहीं यूज़ कर पाता, शर्ट को बटन नहीं कर पाता। उसके अलावा जिस एज में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा रनिंग कर सकता है, जंपिंग कर सकता है, बाईसाइकिल राइड कर सकता है, तो ये बच्चे जो होते हैं इनको इन सारी एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हम बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह से उसने कोई भी स्किल्स को लर्न करने के साथ-साथ परफॉर्म भी कैसे करना है। फर्स्ट पे हम बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, जिसमें बच्चे की फ़ाइन मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट वाला लेक्चर अटेंड किया हो मोटर स्किल्स का, तो उसमें हमने मोटर स्किल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, फ़ाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब फ़ाइन मोटर स्किल्स में हमारी जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट शामिल होती है, ठीक है। जैसे हमारी फिंगर्स और हैंड का यूज़ जिन जिन एक्टिविटीज़ में होता है, उनमें हमारी सारी फ़ाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम हैंड राइटिंग करते हैं तो इसमें हमारी फिंगर्स, हमारा हैंड और लिटिल मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स होती है। तो बच्चे को हम हैंड राइटिंग सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम उसको पेंसिल होल्ड करना सिखाएँगे, और अगर उसका लेवल जो है वो बहुत ही पुअर है या बहुत ही स्टार्टिंग लेवल है, तो उससे भी पहले हम उसको पेंसिल होल्ड करने के साथ-साथ रफ़ली स्केचिंग करना सिखाएँगे, रफ़ली लाइन्स लगाना सिखाएँगे। जब बच्चा लाइन्स लगाना सीख जाएगा, उसकी पेंसिल की ग्रिपिंग आ जाएगी, तो फिर एक शेप बना के उसमें हम उसको कलरिंग सिखाएँगे। जब वो ये टास्क भी परफ़ॉर्म कर लेगा, तो फिर हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता अल्फ़ाबेट्स की तरफ लाएँगे। पहले उसको हम सिंपल लाइन्स लगाना सिखाएँगे, स्ट्रेट लाइन, हॉरिज़ॉन्टल लाइन, स्लैंट लाइन्स, इस तरह की हम उसे लाइन सिखाएँगे, फिर ताकि हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता अल्फ़ाबेट्स की तरफ लेकर जाएँ। और अगर बच्चे का लेवल अच्छा है, बच्चा लाइन्स लगा सकता है, तो हम उसको डायरेक्ट फिर अल्फ़ाबेट्स से सिखाएँगे। चूँकि इन बच्चों की राइटिंग सही नहीं होती, तो सबसे पहले हम उसको कलरिंग से सिखाते हैं, ताकि पहले स्टेप पे हम उसको पेंसिल होल्ड करना सिखाएँ। इसीलिए हम इन बच्चों को अलग से सेंटर्स में भेजते हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल जाएँगे, तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख पाएँगे, स्लो लर्नर्स होंगे, राइटिंग नहीं कर पाएँगे, तो दूसरे बच्चों को देख के ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँगे और इनकी सेल्फ़ एस्टीम भी लो हो जाएगी। तो इसीलिए इनको ऐसे ही सेंटर्स में भेजा जाता है, जहाँ पे इनकी तरह के और बच्चे हों और उनको देख के ये मोटिवेटेड हों, ना कि डीमोटिवेटेड हों। उसके अलावा हम उनको बटनिंग क्लॉथ सिखाते हैं। कोई भी शर्ट होगी, पहले हम उनको बटन होल्ड करना सिखाएँगे, देन बटन को देन शर्ट की बटनिंग जिस तरह से हम करते हैं, जिस प्रोसेस से हम गुज़रते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम उनको सिखाएँगे।
फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उनको सीज़र्स का यूज़ करना सिखाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक दिन जो है वो उनको कोई शेप बनवा के उसमें कर्लिंग सिखाई, तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट एक्टिविटी में उसी शेप को हम सीज़र्स की हेल्प से उनको कट करना सिखाएँगे, ठीक है? पहले अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ के उनको सीज़र्स होल्ड करना सिखाएँगे, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उनको कटिंग की तरफ लेकर जाएँगे, ठीक है? देन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको टूथब्रश करना सिखाएँगे। टूथब्रश करने के लिए जितने भी स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, उनको वन बाय वन हम उनको सिखाएँगे, ठीक है? स्टार्ट में हम उनको हेल्प आउट करेंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उन बच्चों को इंडिपेंडेंट करेंगे। उसके अलावा सेल्फ केयर एक्टिविटी में हेयर कॉम्बिंग भी आ सकती है, वो भी हम उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे। देन फेस वॉश करना हम उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप शेपिंग, चेनिंग के ज़रिए अब शेपिंग क्या है, चेनिंग क्या है, ये भी हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, आप इज़िली लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। तो डेली फंक्शनिंग को परफ़ॉर्म करने के लिए हम छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ को टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए उनको हैंड राइटिंग, बटनिंग क्लॉथ, सीज़र्स का यूज़ करना और सेल्फ केयर एक्टिविटी सिखाएँगे और साथ-साथ हम उनको रिइंफोर्स करते जाएँगे। फाइन मोटर स्किल्स पे काम करने के साथ या काम करने के बाद हम उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी काम करेंगे, जिसकी वजह से उन बच्चों का बैलेंस अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन होगी, स्ट्रेंथ होगी और उनका जो पोस्चर है वो भी बेहतर होगा, ठीक है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम स्टार्ट में उनको आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करना सिखाएँगे, फिर हम उनको आहिस्ता-आहिस्ता रनिंग करना सिखाएँगे, फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके रास्ते में रख के उनसे उनको जंप करना सिखाएँगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उनको मज़ीद एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, जैसे क्रिकेट हो गया, बॉल एक्टिविटीज़ हो गई। तो इंस्टीट्यूट में जब हम भेजते हैं बच्चे को तो वहाँ पे ग्रुप सेशंस होते हैं। तो बेसिकली उन ग्रुप सेशंस में हम बच्चे को क्रिकेट, कैचिंग अ बॉल ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। एक बच्चा थ्रो करेगा, एक बच्चा कैच करेगा, एक बच्चा बॉलिंग करवाएगा, एक बच्चा जो है वो बैटिंग करेगा। तो इस तरह से आपस में इनकी शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, इनकी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, इनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड वन इज़ टास्क ओरिएंटेड इंटरवेंशन। अब बच्चे को स्पेसिफिक एक्टिविटी सिखाई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है? पहले हम बच्चे को साइकिल पे बैठना सिखाएँगे और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको पैडल्स पे पाँव रखना सिखाएँगे, देन आहिस्ता-आहिस्ता उसको पैडल चलाना सिखाएँगे। अब ये एक्टिविटीज़ में भी हम ग्रुप में परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी इन चीज़ों को परफ़ॉर्म करे, ठीक है? अब इस बच्चे के साथ हम एक और बच्चे को इन्वॉल्व कर देंगे, जो बच्चे की साइकिल को आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करेगा। तो इस तरह से वो शेयरिंग भी सीख ल रहा है और वो बच्चे के साथ सोशल सर्कल भी बिल्ड कर रहा है। और इसके साथ-साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बिल्ड हो रहा है बच्चे के लिए, ठीक है? फिर देन शू लेसेस को हम टाई करना सिखाते हैं, उसके लिए फर्स्ट पे जो है वो शू लेसेस को होल्ड करना सिखाएँगे, देन उसको होल्स में एंटर करना सिखाएँगे, देन स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप रिक्वायर होते हैं वो परफ़ॉर्म करना सिखाएँगे, ठीक है? देन जैसे हमने क्रिकेट की बात की, एक बच्चा जो है वो बॉल को थ्रो करेगा, एक बैटिंग करेगा, एक कैच करेगा, एक फील्डिंग करेगा। इस तरह से हम बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। देन राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स और इस तरह से बच्चे को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि बच्चा जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो उन चीज़ों को परफॉर्म करे। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव ओरिएंटेशन टू डेली ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है? अब स्टेप बाय स्टेप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाएगी, ठीक है? शू को टाई करना ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है? टूथब्रश करना उसके लिए प्रॉब्लम है, हेयर कॉम्ब करना उसके लिए एक प्रॉब्लम है। अब उसको हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाएँगे, ठीक है? फर्स्ट पे हमारा कोई एक गोल होगा। इट कुड बी टाई शू लेसेस, टूथ ब्रशिंग, हेयर कॉम्बिंग एक्सेट्रा, ठीक है? तो पहले हमारा एक गोल हो गया। अब हमने देखना है कि प्लान क्या है कि शू को टाई करने के लिए कि कौन-कौन से स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। देन हम बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करेंगे और उसको प्रैक्टिस करवाएँगे। देन लास्ट पे चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे और स्ट्रैटेजीज़ जितनी भी हमने यूज़ किया उनको मॉडिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो बच्चे को पहले सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको इंडिपेंडेंट करते जाएँगे। ऐसा ना हो कि बच्चा आप पे ही टोटली डिपेंडेंट हो जाए, बल्कि हमने बच्चे को एम्पावर करना है।
देन स्कूल बेस्ड अकोमोडेशंस है कि टीचर जो है बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करेगा ताकि बच्चा बोर्ड से कॉपी करने की बजाय आहिस्ता-आहिस्ता इंडिपेंडेंट भी हो जाए। फिर टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं। फिर जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, चाहे फिज़िकल है, रिटन है, ओरल है, उनको हम टाइम के साथ मॉडिफ़ाइड करते जाएँगे ताकि बच्चा हर तरह की एक्टिविटी को हर तरह के एनवायरनमेंट में परफ़ॉर्म कर सके। देन लास्ट पे पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना और साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स को पता हो कि उन्होंने घर पे भी बच्चे को कैसे डील करना है। उनको बताना है कि कैसे ये डिसऑर्डर जो है वो फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, रियलिस्टिक और एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। आपने उनको एजुकेट करना है कि ये बच्चे अपनी एज से थोड़ा स्लो होते हैं, इसलिए ये टाइम लेते हैं चीज़ों को लर्न करने में। फिर डिफरेंट स्किल्स को आपने उनको बतानी है ताकि वो बच्चे पे घर पे भी वैसे ही काम कर सकें जैसे इंस्टीट्यूट में उस पे काम हो रहा है। देन आपने उनको सिखाना है कि आपने बच्चे को इनकरेज करना है, आपने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। साइको एजुकेट इसलिए करना ज़रूरी होता है ताकि पेरेंट्स बाकी सिबलिंग्स को भी उस बच्चे के बारे में गाइड करें और बाकी भी सिबलिंग्स जो हैं वो उस बच्चे को अच्छे से ट्रीट करें। इस तरह से वो बच्चा जो मोटर डिसऑर्डर फ़ेस कर रहा है, वो उसकी सेल्फ़ एस्टीम भी ठीक रहेगी, उसका बिहेवियर भी ठीक रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होगा और डेली लाइफ़ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे उनको परफ़ॉर्म करने के साथ-साथ दूसरों को भी थोड़ा बहुत हेल्प आउट करेगा। तो ये था हमारा आज का मोटर डिसऑर्डर्स का डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर पे बात करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।